जय हिंद साथियों, नॉलेज ब्लोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। श्रृंखला चल रही आरो यारो सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं और पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रैक्टिस सेट के 35 क्वेश्चन कवर कर लिए थे हमने। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 70 तक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में अधिकारी दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनके कार्य दिए गए हैं। अधिकारी हैं तलार, पट्टकोल, सहसाधिपति, बलाधिपति। कार्य हैं चुंगी का सुरक्षक, चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। तलार जो है रात्रि सुरक्षा कर्मी अधिकारी है। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलाधिपति चुंगी संरक्षक। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है। पहली सूची को दूसरी सूची के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में दिए गए हैं हड़प्पा स्थल, दूसरी सूची में उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं धौलावीरा, राखीगढ़ी, भिर्राना, भोगवा। आधुनिक नाम जो है सौराष्ट्र, हिसार, कादिर टापू द्वीप है और हरियाणा। धौलावीरा कादिर टापू द्वीप है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा। भिर्राना हरियाणा है। भोगवा सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है। जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जैनों के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा कथन है आदतन जैन ग्रंथों की भाषा पाली की एक पूर्वी बोली है जिसे अर्धमागधी कहते हैं। कथन दिए गए। पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही, तीसरा ऑप्शन है दोनों सही हैं, चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए है, पहला सही है, दूसरा गलत है। जैनों के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहते हैं। इनकी रचना प्राकृत भाषा अर्धमागधी में की गई है। ये पाली नहीं है, प्राकृत हुआ यहाँ पर, इसकी वजह से गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राजवंश दिए गए हैं नंदवंश, मौर्यवंश, शुंग वंश, हर्यक वंश। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 2 1 4 3, दूसरा है 4 1 3 2, तीसरा है 3 1 2 4, चौथा है 1 3 4 2। सही आंसर ऑप्शन बी है। पहले आएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने लगभग 544 से 412 ईस्वी पूर्व में की थी। पहला है नंदवंश, उसके बाद आएगा नंदवंश। नंदवंश की स्थापना 344 से 324-23 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उसके बाद आएगा मौर्यवंश। मौर्यवंश की स्थापना 323 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। ये आएगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है। कथन ए दिया गया है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो
तो ये सही होना चाहिए, ये सही है कथन। कारण आर दिया गया है, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये गलत है। स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है आर गलत है। डी है ए गलत है आर सही है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ए सही है आर गलत है। गलत क्यों है? महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य संपत्ति लूटना था, न कि भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना। 41वां सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रियासत दी गई हैं, उनके शासक दिए गए हैं। पहला है देवगिरी शंकरदेव, सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। वारंगल का रामचंद्र देव, होयसल का वीर बल्लाल, मदुरै का वीर पांडे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि वारंगल का प्रताप रुद्रदेव थे शासक। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में दिए गए नाम दिए हैं जो आदिल शाही, निज़ाम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही। राज्य दिए गए हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार। ऑप्शन डी सही होगा पहले का, आदिल शाही बीजापुर, निज़ाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बरार, कुतुब शाही गोलकुंडा। राज्यों के शासक थे इन क्षेत्रों के। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूफी संतों को काल क्रमानुसार लगाएं। नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, शेख मोइनुद्दीन सिज्जी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया। ये सही है, पहले दूसरा आएगा फिर तीसरा, चौथा फिर पहला। शेख मोइनुद्दीन सिज्जी यानी कि चिश्ती, इनका जो कार्य है, इनका जो काल है वो है 1143 से 1236। फिर बाबा फरीद का काल है 1175 से 1265। निजामुद्दीन औलिया का काल है 1236 से 1325। नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली का काल है 1274 से 1365। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। दूसरा कथन है प्रारंभ में उनका बंबई पर स्वामित्व था। तीसरा कथन है उनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थीं। चौथा कथन है मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। ऑप्शन दिए गए हैं, पहले में है पहला, दूसरा और तीसरा सही। दूसरे में है दूसरा, तीसरा और चौथा सही। तीसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा और चौथा सही। ऑप्शन डी है पहला और तीसरा सही। सही आंसर ऑप्शन ए है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है क्योंकि इसमें लिखा वो वंचित किया था, जबकि मुगलों ने पुर्तगालियों को व्यापारिक छूटें प्रदान करी थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है
बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। दूसरा कथन है 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। कथन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन केवल पहला सही, दूसरे में है केवल दूसरा सही, तीसरे में है केवल दोनों सही, चौथे में है दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान करी। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। छियालीसवां सवाल है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है मद्रास परिषद ने मैसूर पर कठोर एवं तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया। दूसरा कथन है लॉर्ड वेलेस्ली ने त्रिराष्ट्रीय संधि को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। तीसरा कथन है अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू ने अरेबिया, वर्साय, मॉरिशस तथा काबुल में दूत भेजे। चौथा है युद्ध बहुत ही थोड़े समय का था तथापि निर्णायक था। पहला ऑप्शन है दूसरा, तीसरा और चौथा सही। दूसरा ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा सही। ऑप्शन सी है केवल दूसरा और चौथा सही। ऑप्शन डी है पहला और तीसरा सही। सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है अमृतसर की संधि 1809 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया। दूसरा कथन है इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए। ऑप्शन दिए गए हैं केवल पहला सही, दूसरा है केवल दूसरा सही, तीसरे में है दोनों सही, चौथे में है दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी है। इस संधि द्वारा अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई, इसके द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया। सही है। इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपना अधिकार क्षेत्र मिला लेने में समर्थ हुए। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 48 है पहली सूची को दूसरी सूची के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में आयोग दिए गए हैं, दूसरी सूची में अध्यक्ष दिए गए हैं। रेलवे आयोग 1901, अकाल आयोग 1900, सिंचाई आयोग 1901, पुलिस आयोग सुधार आयोग 1902। अध्यक्ष हैं एंथनी मैकडोनल्ड, दूसरे हैं कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, तीसरे हैं एंड्रयू फ्रेजर, चौथे हैं थॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग 1900 सर एंटनी मैकडोनल्ड, रेलवे आयोग 1901 मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन, सिंचाई आयोग 1901 पुलिस सुधार आयोग एंड्रयू फ्रेजर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है अनुद्योगीकरण के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। पहला है कथन है यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। ये भी सही है। ऑप्शन सी सही है। पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में विद्रोह दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनका समय दिया गया है। रंपा विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह। तो रंपा विद्रोह जो है वो 1879 से 80 के बीच, पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 के बीच, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच, और जो जयंतिया विद्रोह है वो 1860 से 63 के बीच। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची 1 1857 के विप्लव के नायक हैं, सूची 2 में उनके कार्यक्षेत्र हैं, सुमेलित करने हैं। बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, नाना साहब। जो कार्यक्षेत्र हैं वो अवध, कानपुर, आरा और दिल्ली। बख्त खां दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे, कुंवर सिंह आरा से और नाना साहेब कानपुर से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन चुनना है। पहला कथन है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। दूसरा कथन है आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। तीसरा कथन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। ऑप्शन दिए गए हैं पहला, दूसरा और तीसरा सही। दूसरा ऑप्शन है पहला दूसरा सही, तीसरे ऑप्शन में पहला और तीसरा सही, चौथे ऑप्शन में दूसरा और तीसरा सही। सही आंसर ऑप्शन ए है, तीनों कथन सही हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी और यह एकेश्वरवाद का समर्थक था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में मुंबई में, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज ने शिक्षा तथा ज्ञान के प्रसार पर बहुत बल दिया। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, पहली सूची में सुधार आंदोलन दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनके संस्थापक दिए गए हैं। अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, नदवत अल उलेमा आंदोलन, अहल ए हदीथ आंदोलन। संस्थापक हैं वली उल्लाह शिबली नुमानी, मोहम्मद कासिम ननौतवी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने की। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम नौनतवी ने की। नदवत उल उलेमा आंदोलन की स्थापना शिबली नुमानी ने की। अहल ए हदीथ आंदोलन वलीउल्लाह। ऑप्शन डी। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है और दूसरा कारण है। कथन ए है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विदत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। सही है कथन। और कारण दिया गया है, वारन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है आर गलत है। चौथा है ए गलत है आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सा गलत सुमेलित है? पहला है इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। संगठन दिए गए हैं, पहले संगठन है, दूसरे में उसके संस्थापक दिए गए हैं। और दूसरा दिया गया है एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। गलत पूछा जा रहा है इसमें से।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवो ह्यूम ने करी, सही है ये भी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, यानी कि ऑप्शन डी होना इसका सही होगा। इसकी स्थापना केटी तेलंग बदरुद्दीन तैयबजी फिरोज शाह मेहता ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। दूसरा है, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की थी। तीसरा है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगाम में कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की थी। ये भी सही है। कथन दिए गए हैं, ऑप्शन पहला है पहला, दूसरा, तीसरा सही। दूसरा है दूसरा और तीसरा सही, तीसरे में है केवल पहला और तीसरा सही, चौथे में है केवल पहला सही। सही आंसर ऑप्शन सी है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। 1916 में क्यों गलत है दूसरा? 1916 के लखनऊ सत्र के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, जिसमें नरम व गरम दल का समझौता तथा मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य सहमति बनी थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, कथन और कारण दिए गए। पहला कथन है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। दूसरा कथन है, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। कूट दिए गए हैं। पहला है, दोनों कथन व्यष्टितः सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कथन है, दोनों कथन सही हैं परंतु दूसरा कथन पहले कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। चौथा है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन 1 सही है, दोनों सही हैं और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या भी करता है। पहले कथन में है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम के साथ काम किया क्योंकि एनी बेसेंट ने महसूस किया होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे प्रारंभ से शुरू कर कालक्रम में इनको व्यवस्थित करना है। दिए गए हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह सभा की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है ये 1918 में हुई। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 की है, क्योंकि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये भी 1919 का है, लेकिन ये 13 अप्रैल 1919 का है। और सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 की है। तो ऑप्शन बी सही होगा, 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 59 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में भौतिक राशियां हैं, दूसरी सूची में इकाइयां दी गई हैं। भौतिक राशियां हैं त्वरण, बल, कृति यानी कार्य, आवेग। त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल की इकाई है न्यूटन, कार्य की इकाई जूल में और आवेग न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक पूर्णतः कथन दिया गया है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण दिया गया है आर, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल
क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा दिया गया ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही आर गलत है। चौथा ऑप्शन है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ए गलत है आर सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, पहले वाले का स्पष्टीकरण देखते कि ये गलत क्यों, पहला कथन क्यों गलत है। सीटी बजाने से पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण या क्रिया प्रतिक्रिया बल आवश्यक है। व्यक्ति की किसी भी पृष्ठ पर गति के क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप उसके पैरों पर घर्षण बल या प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। इसी आधार पर न्यूटन ने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, निर्देश नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन दिया गया है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर करता है, ए की सही व्याख्या आर है। दूसरा ऑप्शन है, ए आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, ए सही आर गलत है। चौथा ऑप्शन है, ए गलत है आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यदि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है किंतु तांबे के अधिक गर्म प्रतीत होने का कारण कांच की अपेक्षा इसकी ऊष्मा चालकता का अधिक होना है, ना कि इसके घनत्व के अधिक होना है, घनत्व का अधिक होना। इसलिए सही दोनों हैं लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 62 है, दो सूचियां दी गई हैं। पहली सूची को दूसरी के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में जो दिए गए हैं इनका कारण क्या है। मृग तृष्णा यानी मृग मरीचिका कहते हैं जिसको, साबुन, पानी की परतों का रंग, आकाश का नीला रंग, प्रिज्म से प्राप्त दृष्ट वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम। दूसरी सूची में दिए गए हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, विक्षेपण। मृग तृष्णा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। साबुन पानी की परतों का रंग व्यतिकरण के कारण है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण है। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम विक्षेपण के कारण है। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं। अध्ययन करके सही उत्तर। कथन दिया गया है, तड़ित चालक तड़ित आघात की स्थिति में इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, तो सही है कथन। कारण दिया गया है, विद्युत आवेश संरचना इमारतों से गुजरने के बजाय तार के माध्यम से जमीन में प्रवाहित हो जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यही ऑप्शन सही। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। देख लेते हैं। तड़ित चालक तड़ित आघात की स्थिति में इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, इसकी व्याख्या आर कर रहा है क्योंकि विद्युत आवेश इमारतों से गुजरने के बजाय तार के माध्यम से जमीन में प्रवाहित हो जाता है, इसी वजह से इमारतें नष्ट होने से बच जाती हैं, कोई भी संरचना हो। क्वेश्चन नंबर 64 है, दो सूची दी गई हैं। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल, ये कौन से अम्ल हैं। दूसरी सूची में अम्ल के नाम दिए गए हैं। हड्डियों में उपस्थित यौगिक को क्या कहते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल, उसका क्या नाम है। दूध का खट्टा होना किस कारण से। तो आमाशय में उपस्थित जो अम्ल है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड।
और दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पदार्थ दिए गए हैं, उनका उपयोग। सिल्वर ब्रोमाइड पहला ही गलत है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल। सुमेलित नहीं है, यानी कि पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 66 है, पहली सूची में कोशिका अंगक दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनके कार्य दिए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी का निर्माण, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, लाइसोसोम अंतः कोशिकीय पाचन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंडों के अंतःपात्र यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं जिसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से यह तो पहले या बाद में सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रतिस्थापन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। सही है। दूसरा कथन है, किसी संतान में माइटोकॉन्ड्रिया रोग को आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सही होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट यानी कि एमआरटी थेरेपी जो होती है, रिप्रोडक्टिव इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक नया रूप है जो महिलाओं के असमान माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डोनर के स्वस्थ डीएनए से बदलने के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। तो सही है पहला कथन। दूसरा कथन है, प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। दूसरा कथन भी सही है। ऑप्शन सी सही होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सही। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पहली सूची को दूसरी सूची के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में डिजीज दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनके कारण। रोग दिए गए हैं, प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया। प्रोटोजोआ कवक, विषाणु और जीवाणु। प्लेग जो है वो जीवाणु के कारण होता है, एड्स विषाणु वायरस के कारण होता है, गंजापन कवक के कारण और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में कोशिका का प्रकार है, दूसरी सूची में उनके कार्य दिए गए हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, पट्टिकाणु, प्लाज्मा। पट्टिकाणु क्या होता है? प्लेटलेट्स होते हैं। ये है आरबीसी, पहला आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन, डब्ल्यूबीसी का काम है संक्रमण से संघर्ष, प्लेटलेट्स का काम है रक्त के थक्का बनने में सहायता, प्लाज्मा का काम है विलयित पदार्थों का वाहक। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको क्लास नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करें और डिसलाइक का रीज़न कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।